नमस्कार। मेरा नाम सुशील ग्रोवर है और वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको जिस महिला से मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम है नीलिमा वली। नीलिमा जी सुंदर कश्मीर घाटी से बिलोंग करती हैं और अभी फिलहाल वो जो है गुरुग्राम में हरियाणा में स्थित हैं। नीलिमा जी के पास 20 वर्षों का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है और ये पीएसएम और पीएमपी क्वालिफाइड लीडर हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये कठिन से कठिन समस्या का हल आसानी से कर सकते हैं और साथ ही जो है एक टीम में जो है अच्छे से लोगों को जो है व्यवहार में अच्छे से कैसे उन्होंने काम करना है उसके बारे में ये बहुत ही बखूबी से कर सकती हैं। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट पे ये काम कर रही हैं और ये एक लाइफ कोच भी हैं। और आज जो हमारा खास एपिसोड रहेगा वो बेसिकली हमारा फोकस रहेगा महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट। तो नीलिमा जी आपका इस वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार सुशील जी, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए अपने पॉडकास्ट पे। जितना आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया उस इंट्रोडक्शन के मैं लायक नहीं हूँ, बट धन्यवाद उसके लिए भी। नहीं नहीं, क्यों नहीं लायक है आप, बिल्कुल लायक हैं इसके। और साथ ही अच्छा, सबसे पहले तो नीलिमा जी ये बताइए कि जो महिला सशक्तिकरण है या वुमेन एम्पावरमेंट है, तो इससे आपको क्या अभिप्राय है? जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पहले तो ये टॉपिक मेरे बहुत ही क्लोज है, मेरे दिल के बहुत ही क्लोज है, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं और मुझे पता है कि क्या क्या मुश्किलें एक महिला को झेलनी पड़ती हैं हर मोड़ पे, अपने जिंदगी के हर मोड़ पे। क्योंकि हम लोगों की लाइफ एक समान नहीं चलती। बचपन माँ के यहाँ पे गुजरता है, माँ के आंगन में गुजरता है, उसके बाद शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं। तो हमारे फेजेस बदलते रहते हैं और इन फेजेस के साथ हम लोगों का करियर बदलता है। हम मतलब बच्चे हो गए, अब हम इस एज में आ गए कि बच्चे थोड़े बड़े हो गए, तो हमें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, बट साथ साथ माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं, तो उनकी देखभाल करना। तो ये सारी चीजें जो है एक महिला के का दायित्व बन जाते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने इस तरीके से हमें फ्रेम कर रखा है कि सब कुछ एक महिला को करना है। तो मेरे हिसाब से महिला सशक्तिकरण का अर्थ यही है कि जहां हम एक महिला को के पास इतनी शक्ति है कि वो एक केयर गिवर का काम करती है पूरी थ्रू आउट द लाइफ, वहीं पे साथ में वो केयर जो है वो दूसरों को देती है, वो अपने आप को भी दे। तो मैं महिला सशक्तिकरण से ज्यादा सेल्फ एम्पावरमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ कि सेल्फ लीडरशिप, अपना नेतृत्व खुद करना। क्योंकि कोई आपको बचाने नहीं आएगा, आपको खुद अपना ख्याल रखना है। तो मेरे लिए सेल्फ एम्पावरमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ही है कि अपना ख्याल खुद रखो और अपने आप को इतना सशक्त कर दो कि आपके आगे कोई मुश्किल ना रह पाए, आप उस मुश्किल का सामना बखूबी कर सके। और इसके लिए आपको किसी की मदद लेनी हो, आप ले सकते हैं। आपको अ, बाहर जाना है तो आप जा सकते हो, ये ना सोच विदा ये सोचे बिना कि मैं बाहर कैसे जाऊंगी, क्योंकि एक महिला है तो मैं महिला हूं तो बाहर नहीं जा सकती। तो बिना ये सोचे हुए फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा उसके लिए। तो ये सब चीजें, जितने भी ये एस्पेक्ट हैं, ये सारी चीजें मिलाकर हमारे पास वुमेन एम्पावरमेंट बन के आती है। तो मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ। तो आपका नीलिमा जी जो फेजिस रहा है, क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्टार्टिंग से जब हम छोटे होते हैं तो तब हम माँ के यहाँ या पेरेंट्स के यहाँ होते हैं, उसके बाद में शादी के बाद हस्बैंड की एक नई फैमिली आती है। तो शुरुआत में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और अगर करना पड़ा तो आपने उसको कैसे मतलब कि उसको ओवरकम कैसे किया? जी बिल्कुल। सुशील जी, जैसे आपने बोला कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह से आती हूँ, कश्मीर। बहुत छोटे थे हम लोग, मैं 5-6 साल की रही होंगी जब माइग्रेशन हो गया टेररिज्म की वजह से। अ, हम पूरी फैमिली को वहां से निकल कर दूसरे शहर में आना पड़ा। अपनी जिंदगी बिल्कुल एक शून्य से शुरू करनी पड़ी, क्योंकि सब कुछ छोड़ के आ गए थे।
घर, पैसा, सब वहीं छूट गया। और जब हम वापस यहाँ दूसरे शहर में आए तो वहां पे हमने बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत की है, कहते हैं ना। तो वो शुरुआत से शुरुआत करने का मतलब यही था कि हम हमेशा उस स्ट्रगल मोड में ही रहे। हम हमेशा यही सोचते रहे कि अब आगे क्या, आगे क्या। तो वो एक स्ट्रगल वाला फेज था, अगर मैं कहूँ कि बचपन जो था वो हमेशा स्ट्रगल में ही गया। क्योंकि हालांकि मेरे पिताजी की बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब थी, ऐसा नहीं कहूंगी कि हम लोग कहीं किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ा। भगवान की कृपा से वैसा तो नहीं हुआ। बट फिर भी, जैसे आप अपने मकान से किराए के मकान पे आ गए, कहाँ आप एक अच्छे घर में रह रहे हैं, कहाँ आप एक कमरे के मकान में रह रहे हैं, या काफी लोगों को तो टेंट में तक रहना पड़ा। तो आप उस माहौल में आ गए। आप अपनी कम्युनिटी से अप्रूट होकर आप दूसरी कम्युनिटी के बीच में रहने आ गए, क्योंकि हम कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू कहूँ, हम हमारी कम्युनिटी डिफरेंट थी। कश्मीर का वेदर डिफरेंट था। जब हम बाहर आए तो यहाँ का वेदर चेंज हो गया। तो ये सारी, हालांकि ये चीजें कहीं पे भी किसी कोई बात नहीं करता इन चीजों के बारे में, बट ये सारी चीजें हमने फेस की हैं। तो वो सारा जो बचपन था वो उसी स्ट्रगल में गया कि अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, कैसे अपने आप को इस लायक बनाना है कि हम वापस से उस लेवल पे जा सकें जिस लेवल पे हम थे। तो मतलब हमारा बचपन उस पूरे एक फेज ऐसा गया है जब हम सिर्फ ये सोचते थे कि बस अब हमें इतना अपने आप को सशक्त करना है कि हम अपने घर वालों को वो देख सकें जो वो छोड़ के आए हैं। तो वो एक पूरा एक स्ट्रगल बड़ा फेज रहा है पढ़ाई करते वक्त, या उसके बाद जब नौकरी लगी तो ऐसा लगा कि नहीं, अब हमने कुछ तो हासिल कर लिया है। साथ में ये कहूंगी कि हम लोग जब जो कश्मीरी कम्युनिटी है, कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी है, वो ये बहुत ही अ, ये कहूंगी कि पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी। और हमारी कम्युनिटी में कभी भी लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं किया जाता था। बहुत ही पहले से, मतलब मेरे नानी दादी के टाइम से लड़कियों को भी उतना ही पढ़ाया जाता था जितना लड़कों को पढ़ाया जाता था। लड़कों को भी काम करने के लिए उतना ही प्रोत्साहित किया जाता था जितना लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाता था। तो ये नहीं था कि ये लड़की है तो इसको यहाँ पे रोकना है, ये लड़का है तो ये आगे बढ़ सकता है, लड़की पे पैसा नहीं खर्च करना, लड़के पे पैसा खर्च करना, वैसा कोई सोच थी ही नहीं हमारे कम्युनिटी में। बट जब हम बाहर आए तो काफी शहरों में ये सोच अभी भी है कि ये लड़की है, इसको नहीं पढ़ाना, या ये लड़की है, इस पे पैसा नहीं खर्च करना, ये लड़की है, इसे देर रात बाहर नहीं बेचना। तो काफी बार, मतलब घर में तो वैसा माहौल वही माहौल चल रहा था जहां मेरा और मेरे भाई के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था। बट जब मैं बाहर आई तो मुझे वो डिफरेंस अजीब लगने लगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था क्यों ये डिफरेंस है, क्योंकि कभी वो माहौल देखा ही नहीं। तो वो डिफरेंस मुझे कभी समझ नहीं आता था। तो वो बहुत डिप्रेसिंग भी हो गया था मेरे लिए एक टाइम पे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, कि लड़का और लड़की में फर्क क्या है, कोई फर्क ही नहीं है, लेकिन फिर भी सब फर्क करे जा रहे हैं। सब कह रहे हैं कि लड़की है तो पढ़ना नहीं है, लड़की है तो उसको यही काम करना है, तुम ये काम नहीं कर सकती क्योंकि तुम लड़की हो। तो वो चीज मैंने देखी तो मुझे ये समझ आया कि हम बहुत ही आगे थे, और काफी हद तक अभी भी समाज में ये सारी प्रथाएं चल रही हैं जो हम फिल्म्स में देखते हैं, जो हम टीवी टीवी पे देखते हैं, वो सब चीजें चल रही हैं अभी भी। आज की डेट में भी मैं काफी जगहों पे देखती हूँ कि ये चीजें प्रेवलेंट हैं। और वहां से जो ये जर्नी है वुमेन एम्पावरमेंट की, वो शुरू हुई कि नहीं, मुझे इस बारे में कुछ करना है। मुझे लोगों को इस बारे में उनको सचेत करना है, उनको ये बताना है कि हम इसको बदल सकते हैं, हम इस सोच को बदल सकते हैं। और वो बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, वो बहुत धीरे धीरे आएगा। बदलाव आ रहा है और वो आगे भी आता रहेगा। बट हम कहीं, मतलब एक पॉइंट पे पहुंचे हैं अभी हमें, और बट अभी बहुत ऊंची चढ़ाई है। तो उस चढ़ाई पे हम फिर जरूर कामयाबी से चढ़ेंगे। नीलिमा जी, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे बहुत ये वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत आपने इमीडिएटली अपना कल्चर से आए और यहाँ पे बिल्कुल ही आपने रिवर्स देखा कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना, लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, वगैरह वगैरह। आपने जो इन सब बातों का बात की, और
सरकार भी बहुत सारे काम कर रही है, महिला सशक्तिकरण को राइट। लेके बहुत सारे काम कर रही है। लेकिन सवाल है, जैसे आपने बताया कि सोच का, तो सोच के बदलाव में जैसे है कि वो सोच के बदलाव में क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं कि ये सोच में बदलाव कैसे आए? सोच में बदलाव जो आएगा वो सरकार के कहने से या आपके और मेरे कहने से नहीं आएगा। सोच में बदलाव आता है जब हमारी नींव पे प्रहार होता है। नींव मतलब हमारे घर। फैमिली जो है वो सबसे छोटा यूनिट होता है। परिवार जो है वो सबसे छोटा यूनिट है हमारी सोसाइटी का। तो हमें कहीं बाहर जाके किसी की सोच बदलने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मुझे आपकी सोच को बदलना है, आपको मेरी सोच को बदलना है। हमें कहीं पे भी जाके किसी की सोच को बदलने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहूंगी कि आप सिर्फ अपनी सोच को बदलिए। अगर आपका बेटा है, मैं ये नहीं कहूंगी बेटी, बेटा है अगर, तो उसे ये समझ दीजिए, उसे ये कहिए कि बेटा, कि ये कोई डिफरेंस नहीं है एक लड़के और लड़की में। उसको ये जो काम एक बेटी कर सकती है वो एक बेटा भी कर सकता है, और जो बेटा कर सकता है वो बेटी भी कर सकती है। तो अगर घर का काम है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, घर का काम करने में बेटा भी कर सकता है। अगर घर के बाहर का काम करना है तो वो बेटी भी कर सकती है। तो अगर आपका लड़का है या लड़की है तो उसको ये समझ दीजिए, सोच दीजिए कि वहां कोई फर्क नहीं है। हाँ, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि लड़का और लड़की में बिल्कुल फर्क नहीं होता। फिजिकली बहुत फर्क होता है। काफी सारे काम है फिजिकली, लड़के स्ट्रांग होते हैं थोड़े लड़कियों से। बट बाकी अगर मानसिक तौर पे बोलूं या क्या कहते हैं इमोशनली बोलूं, तो लड़कियां काफी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं लड़कों से, या उनको वैसा बनाया जाता है, स्ट्रांग बनाया जाता है इमोशनली। तो वैसे, और शारीरिक तौर पे हम लड़कों को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, बट हम अब उस सोच को घर में ही बदल सकते हैं। तो हमें अपने परिवार से शुरू करना होगा। और जैसे हम लड़कों को ये सिखा सकते हैं, बहुत ही छोटी सी चीज है। जैसे हम अक्सर ना लड़कों को ये बोलते हैं, लड़की की तरह क्यों शर्मा रहे हो, या लड़की की तरह क्यों रो रहे हो। ये बोलना, उससे क्या होता है कि लड़के ये, उनके दिमाग में ये आ जाता है कि रो रहा है तो कोई गलत बात है। ठीक। या लड़की की तरह क्यों हमें लड़की का रोना को और लड़की को डाउनग्रेड करना है। तो हम वहां पे लड़कियों को डाउनग्रेड करें जब हम अपने ही बेटे को ये बोलते हैं, क्यों करना है। और ये नहीं कह रही हूँ कि ये सिर्फ पिता करते हैं, ये घर के कोई पुराना बुजुर्ग सदस्य करता है, ये माएं भी करती हैं। ये हम फीमेल्स में भी ये आदत होती है। स्टॉप डूइंग दैट। वहां पे रुकिए। वहां पे ये सोचिए कि रोना एक नॉर्मल चीज है, या शर्माना, बच्चा शर्माएगा, इट्स नॉर्मल। तो वो चीज को एक्सेप्ट कीजिए। वो अपने बच्चों को बताइए कि किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। किसी आपको हमेशा दूसरों की इज्जत करनी है। तो वो जो चीज है, वो जो चेंज है, वो हमारे घर से आएगा। वो सरकार के कहने से नहीं आएगा, वो मेरे आपके कहने से नहीं आएगा। हम ये सिर्फ संदेश आगे तक पहुंचा सकते हैं। आप ये चेंजेस अपने फैमिली में लेके आइए कि लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है। आप अपने बेटे को जैसे पैदा बड़ा करते हैं वैसे अपनी बेटी को कीजिए। आप अपनी बेटी को जैसे बड़ा करना चाहते हैं वैसे अपने बेटे को भी कीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि फर्क नहीं है, तो दोनों को एक जैसी परवरिश दीजिए। बेटे को भी बेटी के जैसी परवरिश दीजिए, मैं कहूंगी। हम उल्टा बोलते हैं, हम बोलते हैं हम बेटी को बेटे की तरह बड़ा कर रहे हैं। मैं कहूंगी कि आप बेटे को बेटी की तरह बड़ा कीजिए। तो वहां से आपकी शुरुआत होगी चेंज की। तो ये मेरा मानना है। तो फैमिली का आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक फैमिली जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है, कि जहां से हम शुरुआत होती है, कि हमारी पेरेंट्स की, माँ बाप की सोच कैसी है वो बच्चों की सोच पर जो है उसी तरह की सोच से जो है बच्चे बड़े होते हैं। अगर मैं जैसे किरण बेदी जी का एग्जांपल लूं, तो वो फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर बनी। तो उसमें सबसे हम्म। बड़ा कंट्रीब्यूशन वो जो कहती हैं वो यही कहती हैं कि मेरे घर में मेरे परिवार का रहा, मेरे मदर फादर का रहा, कि उसमें वो कंट्रीब्यूशन रहा, कि मुझे कभी अलग ही नहीं समझा। कि अगर मुझे लड़कों की हर गेम्स में मुझे पार्टिसिपेट करने दिया और मुझे compete करने दिया, कभी मुझे रोका नहीं। तो फैमिली जो एक यूनिट है, तो वो ऐसी हमें जो है, ऐसी फैमिलीज जो है, ऐसे माता पिता और इंस्पायर होने चाहिए इनके साथ में। लेकिन फैक्ट दूसरी तरफ है।
अगर मैं फैक्ट की बात करूं तो अगर जैसे घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस, अगर देखा जाए कि 90% या मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जो वायलेंस है वो बाहर से नहीं है, वो हमारे घर से ही वायलेंस है। और मेजोरिटी ऑफ द केसेस में तो वो केसेस रिपोर्ट भी नहीं होते, आपका पुलिस स्टेशन में या बाकी जगह वो रिपोर्ट ही नहीं होते, तो वो पिसते रहते हैं। तो इस घरेलू हिंसा में या डोमेस्टिक वायलेंस को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? जी बिल्कुल। डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसी चीज है जो है, मानसिक है। मतलब एक आदमी को ये लगता है कि वो शारीरिक, क्योंकि फिजिकल है, शारीरिक रूप से वो स्ट्रांग है, तो उनको ये लगता है कि वो किसी पे भी कुछ उसका हाथ उठा देंगे, महिला है, कमजोर है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगी। शारीरिक हिंसा शुरू वहां से होती है, पहले सोच से शुरू होती है। दूसरा, हमने हमेशा महिलाओं को ये सिखा के पढ़ा के भेजा गया जाता है ससुराल में, कुछ भी हो जाए बेटी, अब वही तुम्हारा घर है, तुम वापस नहीं आ सकती। अब जाओगी, मतलब डोली में जाओगी, अर्थी पे आओगी। ये जो कॉन्सेप्ट है, जो सदियों से चला आ रहा है, वो हमने अपनी बेटियों को, आज भी काफी घरों में ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। तो बेटियों को वो बोला, ये सिखा के भेजा जाता है कि तुम्हें यही जो मिला है उसको कबूल कर लो, जो मिल रहा है उसको, वो तुम्हारा ही है, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है चेंज करने का। जिस दिन हमने अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को ये ऑप्शन दे दिया कि तुम्हारे पास ऑप्शन है कि इस डोमेस्टिक वायलेंस को, या जो आज तुम लोग पे ये शारीरिक अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाने का, जिस दिन हमने उनको ऑप्शन दे दिया और मर्दों की सोच पे प्रहार किया। सबसे पहले चीज ये है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस स्टार्ट तो सोच से ही होती है ना, क्योंकि उनको लगता है कि हम स्ट्रांग हैं। तो वो सोच पे प्रहार करना है, तो हमें वहां पे अपनी वुमेन, और या कहें बहनों को, बेटियों को इतना सशक्त करना है कि वो आवाज उठा सके। उनको ये सिखा के नहीं भेजना है कि तुम जाओगी डोली में आओगी अर्थी पे, उनको ये सिखा के भेजना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी ने एक हाथ मारा तो तुम दो हाथ मारो, वैसा कुछ नहीं है, बट एक हाथ भी मत मारने दो। जिस दिन तुमने पहला थप्पड़ खाने पे आवाज उठाई, उस सोच पे प्रहार होगा। शुरुआत वो एक थप्पड़ से ही होती है, मतलब वो एक मूवी आई थी थप्पड़, तो वो शुरुआत उससे एक थप्पड़ से ही होती है, क्योंकि लगता है कि यार क्या हो गया, एक थप्पड़ ही तो था, खा लेती हूँ। शुरुआत वहीं से होती है। पहली बार एक थप्पड़, दूसरी बार शायद से दो थप्पड़, फिर वो बढ़ते बढ़ते वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब वो एक थप्पड़ पड़े, सामने वाले को वहीं रोक दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जाके रिश्ता तोड़ दो, डिवोर्स फाइल कर दो, नहीं, बट वो सोच पे प्रहार करो कि नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो वो जब हम वो सोच पे प्रहार करना शुरू करेंगे, और इसमें भी जहां बहुत हद तक हमारे परिवार को उस महिला का साथ देना है, चाहे वो उस महिला का मायके वाले हैं, ससुराल वाले हैं, जब तक वो एक साथ मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक चेंज नहीं आ पाएगा। उस टाइम पे उस लड़के को ये बताना है कि भाई जो तूने किया, तूने एक थप्पड़ मारा, वो गलत मारा। तो वो धीरे धीरे वो चेंज आएगा। तो नीलिमा जी, जैसे मैं एक थोड़ा लाइटर मोड पे अगर बोलूं कि जिस हिसाब से हम देखते हैं कि शादी के बाद देखते हैं जितने भी, अगर मैं व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे कहीं पे भी जो जोक्स आते हैं, वो ये आते हैं कि जैसे मतलब कि आपकी पत्नी जो है आपके ऊपर पूरी तरह से हावी है, मतलब कुछ बोलने नहीं देती, कुछ करने नहीं देती। और कुछ आपका अगर हस्बैंड अगर कुछ भी होता है, सबमिसिव होता है, तो उसको बोलते हैं जोरू का गुलाम है, ये है वो है। और वैसे पूरा का पूरा तरह की, मतलब कि वो बोलते हैं ना कि वुमेन पूरी तरह हावी है। और अगर फैक्ट देखें तो उसमें वो पूरी तरह से जो है दबाव में है। वही महिला जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए तरस रही है, अपनी बात रखने के लिए भी तरस रही है। तो ये हाँ। दोनों चीजें जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगी? ऑन ए लाइटर नोट, ऐसा नहीं है कि ये जोक्स मैंने नहीं पढ़े हैं या मैं हंसती नहीं हूँ इन जोक्स पे। मैं, मतलब ठीक है, मजाक अपनी जगह है, बट ये भी सोचिए कि
मतलब हम ये जोक स्टार्ट कहाँ से हुए, मतलब मैं फिर से थोड़ा सा इसको सीरियस नोट पे ले टोन पे ले जाऊंगी। ये जोक स्टार्ट भी आदमियों ने ही किए हैं, ठीक है? तो क्यों हम, मतलब अगर वही जोक मैं मतलब मैं नहीं कर लूंगी ऐसा, बट अगर वही जोक पति पे हो तो क्या आदमी को एक्सेप्ट कर लेंगे या बर्दाश्त कर लेंगे? हम उन जोक्स के थ्रू हम अपनी पत्नियों का मजाक नहीं उड़ा रहे, उनकी इंसल्ट कर रहे। तो आप उनका अपमान कर रहे हैं उन जोक्स के थ्रू। वो पत्नी जो अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, अपने 25-30 साल की जिंदगी को छोड़ के आपका साथ देने के लिए आपकी जिंदगी में आई है, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि वो मुझे कह रही है कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, या वो मुझे कह रही है कि तुम मेरे लिए फूल क्यों नहीं लेके आते। तो हम उसका अपमान कर रहे हैं। वो भी तो सोचिए कि वो किस दौर से जा रही है। वो तो सिर्फ आपका थोड़ा सा समय मांग रही है, वो तो अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़ के आई है। तो मैं यहाँ पे फिर से एक सीरियस टोन पे जाऊंगी कि हाँ, हमने इसको मजाक में ले लिया। फीमेल्स मैंने कहा ना, जो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो फीमेल्स ने कहा ठीक है यार, मजाक ही तो उड़ा रहे हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक है, चलो हंसी मजाक में ले लेते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं वो इंसल्ट है टुवर्ड्स द होल कम्युनिटी। तो ये करने, इस चीज के लिए हमें, मैं ये नहीं कह रही कि वही हमें उनको शाबाशी देनी चाहिए, हमें उनको बोलना चाहिए कि ये नहीं करना है। अगर आप ये कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अगर आप अपनी पत्नी का ही मजाक उड़ाएंगे पूरे समाज के सामने, तो कोई आपकी पत्नी की रेस्पेक्ट क्यों करेगा? तो नीलिमा जी, मेरे हिसाब से अगर ये कहूँ तो इसमें हमारी पुरुषों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं जब अपने इन लॉज के यहाँ जाता था, तो अब इन लॉज के यहाँ जाता था तो मैं भी वही मजाक में, हम कहाँ से सीखे हैं वहीं से, कि जैसे जैसे हम बच्चे बड़े हुए हैं तो कहाँ से सीखते हैं। तो वो उन्होंने पूछा कि हाँ जी कैसे हैं, बहुत कमजोर हो गया। तो हम बोलते हैं कि हाँ जी, पत्नी खाना देती नहीं है, जो रूखी सूखी देती है वही हमने खा ली। तो वो जो है वो है तो मजाक, लेकिन उस मजाक में ये वाला मजाक अगर हर बार रिपीट किया जाए इसी तरह के मजाक, तो पत्नी को तो बहुत खराब लग रहा है। और इनडायरेक्टली मैं अपने इन लॉज के सामने अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर रहा। तो जब उसकी इज्जत नहीं कर रहा, तो वो जो है आपका, हम मेरी पुरुषों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि वन ऑन वन में तो चलो ठीक है कि हम आपस में चलो जिस तरह ठीक कर लेंगे, लेकिन पब्लिकली या दूसरों के सामने एटलीस्ट जो है वो हम नेगेटिव ना बोलें, उनको डेप्रिशिएट ना करें, उनको बल्कि अप्रिशिएट करें। तो वो हमें करना चाहिए। साथ में मैं एक चीज और कह रहा था नीलिमा जी, की कई बार क्या है कि हस्बैंड डोमिनेट करता है या वाइफ डोमिनेट करती है, तो वो बैलेंस नहीं होता। तो वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपके पास कुछ रामबाण है जो आप सजेस्ट करेंगी? देखिए, रामबाण तो कोई नहीं होता। देखिए, खाना धीमी आंच पे बहुत अच्छा बनता है। तो ये हम पुरानी चीज है। वैसे ही हर रिश्ता धीमी आंच पे पकता है। तो हमेशा कभी एक को झुकना पड़ता है, कभी दूसरे को झुकना पड़ता है। मैं वो कई बार हम जैसे पति पत्नी बैठे होते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग यही बात करते हैं कि हम कितना लड़ते हैं हम दोनों आपस में। तो वो हर घर की कहानी है कि झगड़ा होगा। हम दिन में शायद ही 4 बार 5 बार भी कई बार लड़ लेते हैं। सुबह कुछ कहा सुनी होगी, शाम को कुछ और कहा सुनी हो गई। वो चलता रहता है। बट रिश्ते कभी उनको टाइम देना पड़ता है, रिश्ते को कभी मुझे ज्यादा टाइम देना है रिश्ते को। तो रिश्ता जो है वो धीमी आंच पे ही पकता है। वही कहती हूँ कि कई बार वो झुकेंगे, कई बार मैं झुकूंगी, तो वहां से धीरे धीरे वो, आज अगर मैं कहूँ, मैं 14 साल या 15 साल की शादी में हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हम एक दूसरे को समझ लेते हैं। कई बार उनका मजाक समझ लेती हूँ। कई बार वो, मैं थोड़ा गुस्से में कुछ बोल देती हूँ तो वो समझ जाते हैं ठीक है, इसका मूड किसी वजह से खराब होगा, तो वो समझ लेते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे ही वो समझ डेवलप होती है। हम, अब हम क्या चाहते हैं, हम लोग कहते हैं पहले दिन से ही पत्नी जो है वो जी पति की बात समझ लेनी चाहिए, या पति जो है वो पत्नी को समझ लेना चाहिए, या हम सोसाइटी की तरफ से भी प्रेशर होता है पति पे, देख तेरे ऊपर हावी ना हो जाए।
तो वो मर्दों को ये हमेशा से सिखाया जाता है, पत्नी को हावी नहीं होने देना, उसको अपने कंट्रोल में रखना। तो वहां से वो प्रेशर होता है। पत्नी के ऊपर भी वो प्रेशर होता है कि उसको ज्यादा इन लॉज की तरफ नहीं जाने देना, उसको अपने कंट्रोल में रखना पति को। बट हमें ये नहीं समझ आता कि इससे रिश्ता नहीं बनता। रिश्ता बनता है जब हम एक दूसरे को टाइम देंगे, हम एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करेंगे, तब जाके कोई रिश्ता बनता है। तो उसमें टाइम लगता है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ये कोई जल्दी का रिश्ता नहीं है कि बस आज शादी हुई और कल से तो पति पत्नी बिल्कुल, जैसे क्या कहते हैं, बिल्कुल परफेक्टली काम करने चाहिए। तो वो यूनिट बनने में टाइम लगता है, वो यूनिट। और उसको हम एज ए सोसाइटी को ये समझना पड़ेगा कि उसको टाइम देना है, हस्बैंड एंड वाइफ को वो टाइम देना है। तो वहां पे मैं कहूंगी सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो प्ले करती है फैमिली, सोसाइटी कहूंगी, जो पति को भी टाइम दे और पत्नी को भी टाइम दे। तो नीलिमा जी, जैसे अगर हम आज के दौर में देखें, जैसे आपने देखा होगा कि आज से 15-20 साल पहले या 25 साल पहले घरों में अगर हम एक डाइवोर्स का शब्द भी या तलाक का शब्द भी अगर हम इस्तेमाल करते थे, तो वो भी एक खराब माना जाता था कि ये बहुत खराब चीज है। लेकिन अगर आज के हम डेटा को देखें तो आज के दिन ये जो है डेटा बढ़ता ही जा रहा है, और ये मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में ये इंक्रीज होता जा रहा है। तो वो इतना इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो डाइवोर्स केसेस, अगर पहले बोलते थे ना कि पहले 4 हाथ इधर और 4 हाथ इधर देखो, तो कोई ना कोई सुनने में आ ही जाता है कि ये लड़का या ये लड़की घर पे बैठी है। तो इस सिचुएशन के लिए क्या कौन जिम्मेदार है, और इन चीजों से कैसे जो है वो निपट सकते हैं कि ये वाली दरें जो हैं वो कम हो जाएं, और आपस में जो है पति पत्नी का जो आपस में मेल मिलाप या तालमेल है वो बरकरार रहे, तो क्या चीज की जा सकती है? जी बिल्कुल। मतलब डिवोर्स रेट इस जो एक ऐसी चीज है जो शायद से इंडिया में अभी तक सबसे कम है। हम्म। पूरे विश्व में देखा जाए 1% पे हैं हम, फिर भी हमारे हिसाब से ये बहुत ज्यादा है। कुछ कारण है, जैसे आपने डोमेस्टिक वायलेंस की बात की। पहले महिलाएं बर्दाश्त कर लेती थी, मार दिया तो ठीक है, मारता रहेगा, पति शराब पी के आ रहा है मार रहा है तो वो बर्दाश्त कर लेते थे। अब उन्होंने बर्दाश्त करना बंद कर दिया, तो वहां पे डिवोर्स हुआ। ऐसा नहीं है कि पहले पति पत्नी अलग नहीं होते थे, पहले भी होते थे। पति ने दूसरी शादी कर ली थी कहीं और, उसने घर बसा लिया, लेकिन लड़की के ऊपर प्रेशर इतना होता था कि वो कैसे छोड़ के जाए, कैसे तलाक ले ले। वो नहीं लेती थी तलाक। मैं ये नहीं कह रही, दोनों तरफ से होता था, कई बार लड़की भाग जाती थी, बट वो तलाक नहीं होता था, तलाक शब्द कहीं यूज नहीं होता था। ये चीजें पहले भी डेवलप थी। ये चीजें पहले भी थी हमारी सोसाइटी में, बट अब क्या है कि अब हमने उसको एक ऑप्शन दे दिया कि आप अपनी जिंदगी, बट उससे क्या होता था कि जिंदगी रुक जाती थी। अब जो लड़की का पति छोड़ के भाग गया, वो लड़की आगे क्या करे, उसकी जिंदगी तो मतलब खत्म। सोसाइटी ने तो उसको दरकिनार कर दिया, भाई इसका पति इसको छोड़ के भाग गया, ये किसी लायक नहीं है, छोड़ दो इसको। बट अब हमने क्या कहा, हमने कहा नहीं, इस लड़की के पास एक ऑप्शन है, ये अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर सकती है। हमने उसको तलाक का नाम दिया। मैं ये कहूंगी कि ये अच्छा भी नहीं कहूंगी इस चीज को, बट कहीं ना कहीं एक ऑप्शन है। तो जहां पे गलत हो रहा है, जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, जहां पे ऐसे केसेस हो रहे हैं जहां पे लड़का लड़की एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लड़का कहीं और जा रहा है, लड़की कहीं और जा रही है, वहां पे डिवोर्स एक ऑप्शन है अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू करने के लिए। लेकिन अब ये एक एक नजरिया हो गया। अब अगर आप इसको दूसरे नजरिए से देखें, हमने कहीं ना कहीं ये भी कर लिया कि यार 6 महीने अगर इस लड़के के साथ नहीं बनती है ना, तो डिवोर्स ले लेंगे, या 6 महीने हम लोग इस रिश्ते के में नहीं निभा पाए तो डिवोर्स ले लेंगे। वहां पे हमारी सोच गलत है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिश्ते को पनपने में, रिश्ते को ना, एक पेड़ भी बड़ा होने में टाइम लेता है, 5 साल 10 साल लेता है।
तो उस रिश्ते को हम समय नहीं देना चाहते। तो ये कहीं ना कहीं हमने लड़की को भी ये समझा दिया, लड़के को भी समझा दिया कि ठीक है, ये एक ऑप्शन की तरह, शादी एक ऑप्शन है। कर लो 6 महीने बाद अरेंज मैरिज, खास तौर पे 6 महीने बाद देख लेंगे, नहीं बनी तो डिवोर्स ले लेना। तो सोसाइटी को ये समझना पड़ेगा कि उनको टाइम देना है एक दूसरे को समझने का। और पहले, थोड़ा सा पहले भी दे सकते हो, थोड़ा सा बाद में भी दे सकते हो। जैसे शादी से पहले 5-6 महीने उनको दे दिए कि एक दूसरे को समझ लो। अगर लगता है ठीक है, तुम दोनों की आपस में निभ सकती है, तो ही आगे बढ़ेंगे। फैमिलीज को ये समझना है कि टाइम चेंज हो रहा है, क्योंकि अब उन दोनों को अकेले रहना है। न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट आ रहा है। परिवार कहीं और होता है, किसी और शहर में होता है, लड़का लड़की किसी और शहर में होते हैं, दोनों वर्किंग है। उनकी जिंदगी डिफरेंटली चलेगी। जैसे एक गांव में एक जिंदगी चलती है, वैसे शायद से वो जिंदगी नहीं चल सकती शहरों में। दोनों को निकलना है, दोनों को काम करना है, घर आके दोनों को खाना बनाना है। तो पहले हमें ये चीजें अपने बच्चों को समझानी होगी। तभी हमें तभी ये जो डिवोर्स चीज है, जो चीज हम कहते हैं डिवोर्स, जो गलत चीज है, अगर हम इसको सिर्फ उस ऑप्शन तक रखें जहां वो एक ऑप्शन बन के हो, एक सही ऑप्शन बन के हमारे सामने आता है, तब तक तो वो सही है। लेकिन जिस समय हम अपने बच्चों को ये बोलना शुरू कर देते हैं ना, कोई नहीं, 6 महीने दे दे, उसके बाद देख लेंगे, ठीक है, वहां पे हम उसको गलत तरीके से ले रहे हैं। तो चीज वही है कि हमें अपने बच्चों को, हमें अपने परिवारों में ये सोच को पनपने नहीं देना है कि डिवोर्स इज एन ऑप्शन। डिवोर्स को हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है। शादी सोच समझ के करो। जो फर्स्ट स्टेप है वही थोड़ा सोच के लो, क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है। उनको ये नहीं सिखाओ कि इट्स जस्ट एन ऑप्शन। उनको ये सिखाओ कि शादी एक जिंदगी का सवाल है। ये तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। तो जो भी डिसीजन लो, बहुत ही ज्यादा सोच समझ के लो, और आगे भी उस हर तरीके की कोशिश करो कि वो आगे बढ़ती जाए। ऐसा ना नहीं है कि कहीं पे भी बीच में छोड़ के चलते रहो, चलते रहो, वो नहीं है। वो ऑप्शन दो ही मत। तो जब वो ऑप्शन ही नहीं दोगे तो फिर चीजें चलेंगी। तो नीलिमा जी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की कि सरकारी दफ्तरों में, संस्थानों में या सरकार बहुत सारी चीजें कर रही है। जैसे कि अभी जैसे आपकी मैटरनिटी लीव मिलती है, सबैटिकल लीव मिलती है, और उसके साथ ही आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। जैसे आपको एक मैंडेटरी कर दिया है कि आपको जो है क्रैश आपको दफ्तरों में देनी देनी है। लेकिन और फिर कई बार ऐसा है कि जैसे आपने देखा होगा कि सरकारी दफ्तरों में खास तौर पे मैं ये कहूंगा कि वहां पे अगर एंट्री लेवल पे अगर देखा जाए, तो एंट्री लेवल पे जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो वो एंट्री लेवल पे तो रेशो जो है वो 50-50 का है, कि आपकी जो मेल फीमेल्स का रेशो 50% है। लेकिन जैसे ही अगर टॉप लेवल पे अगर चले जाएं, तो ये 50 का रिड्यूस होके ये 2-3% तक रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो है कि कई लोग नौकरियां छोड़ देती हैं, कई लोग प्रमोशन नहीं लेती महिलाएं, कई लोग और फैमिली सर्कमस्टांसिस की वजह से ये रेशो सीधा 50 से गिर के 2-3% आ गया है। तो इसमें जो है, इस परसेंटेज को अगर हम कहें कि 2-3% से एटलीस्ट अगर बढ़ाना हो, 5, 10, 20, 25% या 50% तक भी लाना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल। यही एक ऐसा चीज है जिसपे मैं, जब मैं कहती हूँ कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसपे मैं काम करना चाहती हूँ। और मैं कर भी रही हूँ, कोशिश तो मेरी पूरी तरीके से जारी है। ये, पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी कि ये चीज शुरू कहाँ से हुई। ये चीज शुरू हुई अ, पुराने जमाने में। घरों में हस्बैंड वाइफ रहते थे, वो उन्होंने कहा कि खेतों में जाके काम करना है, फिजिकल वर्क है, लकड़ियां तोड़ के लानी है, वो मुश्किल काम है, फिजिकल काम है। तो ये काम मैं करके लेके आता हूँ। आदमी ने कहा मैं करके लेके आता हूँ, औरत ने कहा मैं घर संभालती हूँ। तब तक पैसों का कॉन्सेप्ट नहीं था इतना। जो लकड़ी काट के आती थी, जो खेतों में, या फल वगैरह आते थे, सब्जियां वगैरह आती थी, वो खेतों से आते थे। तो औरत घर संभालती थी, क्योंकि बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, पति बाहर से घर घर बाहर के काम करके आता था। तो वहां से ये प्रथा चालू हुई। अब ये प्रथा शुरू हो गई कि
पति बाहर जाएगा, पत्नी घर में रहेगी। और एक, हमने कहा, एक तालमेल बिठा लिया। अब वो तालमेल बैठ गया, बदलाव आ गए आदमियों के कामों में। उन्होंने कहा कि अब हम शारीरिक काम कम कर रहे हैं, हम अब मानसिक या जिसमें मेंटल वर्कआउट ज्यादा है वो वाले काम करने के, दफ्तरों में काम करने लग गए। वहां पे औरत ने कहा कि यार ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। तो वो भी अब उसने थोड़ा सा, उसको स्टार्ट में स्ट्रगल करना पड़ा। उसने कहा ठीक है, फैमिलीज ने कहा ठीक है, हम बेटों को पढ़ा रहे हैं, बेटियों को भी पढ़ा लेते हैं। तो बेटियां भी पढ़ने लग गई। बट कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा कि ये तालमेल बैठा हुआ था सोसाइटी का, कि आदमी बाहर जाके कमा रहा था और औरत घर का काम कर रही थी, उसको कैसे निभा, उसका क्या। वो तालमेल इतने सालों से चला रहा है। वो क्यों चला रहा है? क्योंकि किसी को तो एक को घर में रहना है, बच्चों को देखने के लिए, बड़े बुजुर्गों को देखने के लिए, और एक को बाहर जाके काम करना है। तो हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि अगर औरत बाहर चली जाएगी तो पीछे क्या होगा। हमने कभी भी अपने आदमियों को या बेटों को इस तरीके से बड़ा ही नहीं किया कि वो काम कर सके। तो होता क्या है कि जब जैसे ही अब औरत भी घर से बाहर जाके काम करने लगी, तो पीछे सब हिल गया, क्योंकि वो तालमेल बिगड़ गया। तराजू तो एक तरफ भारी हो गया, एक तरफ हल्का हो गया। अब ये यहां से तो चला आई, ये प्रथा चली आई। अब होता क्या है कि साथ शुरू शुरू में तो जब तक, चलो सास थोड़ा सा उम्र में छोटी है, तब तक तो वो संभाल लेती है चीजें। अभी बच्चे नहीं हुए हैं औरत के, तो ठीक है, चीजें चल रही। पर जैसे ही बच्चे होने लगते हैं, अ, तो औरत को ये हो जाता है कि अब बच्चे को कौन संभालेगा, सास बूढ़ी हो रही है। तो वो धीरे धीरे वो प्रेशर बिल्डअप होता है घर पे। घर का काम कौन करेगा? चलो, झाड़ू पोंछे के लिए हमने मेड रख ली, बट बाकी के काम खाना कौन बनाएगा? वो तो किसी को बनाना है। चलो, उसके लिए भी मेड रख ली, बच्चे को पालने के लिए चाहिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई चाहिए। तो ये सारे काम औरत के ऊपर बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे वो एज बढ़ती है औरत की, वैसे वैसे काम बढ़ते जाते हैं उसके ऊपर। धीरे धीरे सास ससुर की उम्र उम्र बढ़ रही है, माता पिता की उम्र बढ़ रही है, तो वो बीमार हो रहे हैं, उनकी को देखभाल की जरूरत है। लड़कों को तो वो काम सिखाया ही नहीं गया, वो करेंगे कैसे? लड़कियों को वो काम सिखाएगा। तो धीरे धीरे क्या होता है कि एक ने छोड़ी, तो फिर एग्जाम्पल देना, उसकी बहू ने घर अपनी नौकरी छोड़ ली, तू क्यों नहीं छोड़ सकती? सोसाइटी का प्रेशर बनने लगता है औरत पे। अब कई बार वो सोसाइटी का प्रेशर झेल लेती है, कई बार नहीं झेल पाती, तो वो धीरे 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 वो ऊपर से नीचे, रेशो जो है वो कम होती जा रही है। तभी हम कहते हैं कि एंट्री लेवल पे तो, क्योंकि कॉलेज के बाद तो सब बहुत एक्साइटेड होते हैं, हम नौकरी करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बट धीरे धीरे जैसे ही रियलिटी सामने आती है, वैसे वैसे वो रेशो कम होता जाता है। तो ये सब वहीं से आ रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां जिस पे मैं काम करना चाहती हूँ। इसमें मेरे हिसाब से औरतों का कम, मैं कहूंगी कि हमारे पुरुष समाज का हमें सपोर्ट चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हमें एज ए फीमेल, एज ए लेडी, मैं ये कहूंगी कि मैं अगर घर से बाहर निकलती हूँ, काम करती हूँ, तो मुझे पीछे पता है मेरे पति घर में हैं, वो मेरी सास को भी संभाल रहे हैं, मेरी बेटी को भी संभाल रहे हैं। या अगर मेरे पति कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उनको पता है कि मेरी वाइफ घर में है। और मेरी सास भी काफी हद तक हमारी बहुत हेल्प करती है, मम्मी। बट कहीं ना कहीं वो भी अब एक उनकी भी उम्र हो चुकी है। लेकिन वो एक चीज हमें समझनी रहेगी कि ये दायित्व दोनों का है, और औरत से ज्यादा मर्दों को ये समझने की जरूरत है। हम कहते हैं सरकार ने बहुत, मैं ये नहीं कह रही कि सरकार नहीं कर रही है, औरतों के लिए बहुत कुछ कर रही है, बट वो सिर्फ औरतों के लिए कर रही है। मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, 6 महीने की छुट्टी आपने दे दी औरतों को। अब आप ये देखिए कि जिस एम्प्लॉयर को, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को, मुझे फालतू की 6 महीने की, फालतू की तो नहीं कहूंगी, बट 6 महीने की छुट्टी देनी पड़ी। ठीक है, उनके लिए तो मैं एक बर्डन बन गई, एम्प्लॉयर के लिए मैं एक बर्डन बन गई, क्योंकि मैं छुट्टी पे चली गई 6 महीने के लिए, और उनको मेरे को सैलरी देनी। वहीं पे अगर उन्होंने एक मेल एम्प्लॉय को रखा होता, उसको तो 6 महीने की छुट्टी नहीं लेनी थी, उसको तो 2 दिन की छुट्टी में वो तो फारिग हो गया। 2 दिन की छुट्टी ठीक है, चलता है। मुझे 6 महीने की छुट्टी देनी पड़ी। तो हमने उनको ये
एम्प्लॉयर्स को एक ऑप्शन दे दिया कि तुम फीमेल्स की जगह मेल्स को हायर करो ज्यादा, फीमेल्स को क्यों ज्यादा हायर कर रहे हो। तो हमने उनको भी एक ऑप्शन दे दिया, गवर्नमेंट कर रही है बट वो सिर्फ औरतों के लिए कर रही है, उनको चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रही हूँ मैं, इंडिया अभी डेवलपिंग स्टेट में है, शायद ये रूल्स यहाँ पे भी है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो औरतों को और मर्दों को इक्वल अमाउंट ऑफ लीव्स देती है। वो कहती है कि अगर हम 1 साल की छुट्टी दे रहे हैं तो उसमें से 6 महीने मर्दों को और 6 महीने औरतों को छुट्टी मिलेगी। उसमें औरत ने 6 महीने पहले की छुट्टी ले ली, मर्दों ने 6 महीने बाद में छुट्टी ले ली, तो दोनों ने छुट्टी ली, दोनों की सैलरी आती रही क्योंकि वो मटर्निटी पटर्निटी लीव की तरह ही आती है। तो दोनों ने छुट्टी ली, उससे घर में पैसा भी आता रहा, कहीं पे भी ये नुकसान नहीं हुआ कि घर में पैसा कैसे आएगा, कमाएगा कौन। उसमें बच्चे की का पालन पोषण 1 साल तक 1.5 साल तक अच्छे से हुआ क्योंकि माता पिता है आखिर, और दोनों को ही अपना करियर छोड़ना नहीं पड़ा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इक्वालिटी वहां पे भी लेके आए। तो कहीं ना कहीं तो हम लोग जो हमारे जो हमने ये रूल्स बना रखे हैं, लॉज बना रखे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं आई वेरी थैंकफुल कि जब मेरी बेटी हुई थी तब 3 महीने की छुट्टी थी, तो मुझे पता है कि थोड़ी सी दिक्कत होती है 3 महीने में। 6 महीने बहुत अच्छा ड्यूरेशन है और इसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया। बट वहीं पे कहीं ना कहीं हमने उसको एक प्रॉब्लम भी बना दिया औरतों के लिए। तो हर चीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, हमने वो प्रॉब्लम को नहीं देखा, हमने कहा कि ये अच्छी चीज है, हम आई अप्रिशिएट दैट, बट उसके साथ जो नुकसान भी आते हैं उसको भी देखिए, उनको भी एड्रेस कीजिए थोड़ा सा। तो अगर हम दोनों को ही ये 3 3 महीने की छुट्टी दे दें, मर्दों को भी औरतों को भी, तो कोई एम्प्लॉयर ये नहीं सोचेगा कि यार मुझे तो सिर्फ लड़की को छुट्टी देनी है, लड़के को ही हायर करता हूँ। तो जहां पे ऑप्शन आता है कि या लड़के को हायर करूं या लड़की को हायर करूं, उसके पास वो इक्वल है, ओके ना। ये तो आपका बहुत इस अच्छा टाइप सुझाव है। हाँ, ये बहुत अच्छा इस हाँ, बताइए। यस। इस टाइप के जब हम चेंजेस लेके आएंगे अपनी सोसाइटी में या अपने लॉज में, तो हम लोग बदलाव लेके आ पाएंगे। ये चीजें हम लोग नहीं सोचते। अभी अभी हम लोग अभी हमारी सोसाइटी उस लेवल पे नहीं पहुंची जहां पे हम ये सोचते हैं कि आदमी भी बच्चे का ख्याल रख सकता है। तो इसमें नीलिमा जी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है कि अगर हमने इक्वालिटी दे दी, अगर पुरुषों को भी हमने 3 महीने की छुट्टी दे दी और महिलाओं को भी 3 महीने की छुट्टी दे दी, तो ये इक्वालिटी हो गई। तो उससे ये रहेगा कि मैं मेल को ही हायर करूं, ऐसा नहीं आएगा। एक तो बहुत ठीक है। दूसरा जो मुझे है कि इसके लिए भी हमारा, जैसे आपने शुरुआत में बात की, कि हमें अपनी सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा, कि लड़के को ग्रूम ही इस तरह करना पड़ेगा कि वो एटलीस्ट बच्चों को संभाल सके। कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनको चाय बनानी नहीं आती, जिनको खाना बनाना नहीं आता, और ये छोटी मोटी चीजें जो है, अगर सब्जी रोटी जो है ये वाली बनानी नहीं आती, बनानी क्या, वो एक गिलास पानी भी जो है वो भी लेने के लिए उनको जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो ये वाली अगर उनको 3 महीने की इस समय में पैटर्निटी छुट्टी ले भी ली, तो वो तो बच्चे को संभालेंगे क्या? बच्चे को तो संभालना कभी उन्होंने सीखा ही नहीं। तो ये ठीक है कि हमें जो है बच्चों को जब शुरुआत में, जब बच्चे घर पे हैं, तो जब बड़े हो रहे हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, खास तौर पे लड़का, तो लड़का जब बड़ा हो रहा है तो उसको जो है ये छोटे मोटे घर के काम, सब्जी खरीदना, फल खरीदना। अब क्या होता है कि उसने जिंदगी भर में तो सब्जी फल खरीदा नहीं, शादी के बाद में थैला उठा के जब जाता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो अगर शुरुआत से ही उसने अगर थैला उठाया होगा सब्जी का, या फ्रूट लिया होगा, या खाना बनाया भी होगा, तो तब उसकी जो पैटर्निटी लीव मिलेगी उसका वो इस्तेमाल भी अच्छा कर सकता है। बच्चा जो घर पे है उसकी देखभाल भी अच्छी हो सकती है, और दोनों चीज हो सकती है। अब इसमें तो बहुत सारा काम करने को है। अब देखा जाए तो अब भी जैसे है कि वो बोलते हैं ना कि पुरुष प्रधान जो है हमारी सोसाइटी है, कि अब सरकार ने तो दे दिया, जैसे मैं कहूँ कि सरपंच में, पंचायती इलेक्शंस में, तो सब में रिजर्वेशन दी हुई है कि हाँ जी, वो आपकी महिलाओं को आरक्षण है। आरक्षण भी दे दिया, महिला खड़ी भी हो गई। लेकिन जब सरपंच बनते हैं तो सरपंच में सिर्फ महिला के सिग्नेचर ही होते हैं, बाकी सब तो उसका हस्बैंड सब सरपंच का कार्यभार संभाल रहा है। तो ये चीजों में जो है यहीं पे फिर सोच की बात आ जाती है, कि हम कई बार सरकार तो सब अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन हम अपनी सोच में परिवर्तन कैसे लाएं,
तो वो सोच के परिवर्तन लाना बड़ा जरूरी है, और उसके लिए एजुकेशन का क्या रोल है उसके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, एजुकेशन तो मस्ट है, मतलब एजुके बट एजुकेशन, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ किताबी बात पढ़ाई, किताबी पढ़ाई नहीं मैं यहाँ पे बात करूंगी। मैं ये कहूंगी कि हमें अपने फीमेल्स को, मेल्स को ये एजुकेट करना पड़ेगा कि आप दोनों इक्वल हैं, इन द सेंस कि फिजिकली नहीं, शारीरिक रूप से नहीं सिर्फ, शारीरिक रूप से तो शायद से आप इक्वल नहीं हैं, बट आप मानसिक रूप से आप जो काम कर सकते हैं दोनों ही कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें दोनों को एजुकेट करनी पड़ेगी हमारे स्कूल्स में। या ये पढ़ाई हम लोग घरों में तो दे ही सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि हमें सोच पे प्रहार करना है हमेशा, तो और परिवारों में ये शुरू होना चाहिए। लेकिन हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम में नर्सरी से लेकर 12th तक कहीं पे भी इस बारे में कोई बात नहीं होती। इन छोटी छोटी चीजों के बारे में बात होनी चाहिए, स्कूलों में बात होनी चाहिए, स्कूलों में ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए, इनके ऊपर ग्रुप डिस्कशंस होने चाहिए, जहाँ पे अ, और ये मैं ये नहीं कह रही कि ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स की बातें हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल्स में ये इम्प्लीमेंट ज्यादा होना चाहिए कि वहाँ पे अ, बच्चे आ रहे हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं। हम अभी क्या करते हैं, लड़कियों को अलग कर देते हैं, लड़कों को अलग कर देते हैं। वो नहीं करना है, हमें उनको साथ में रखना है, उनको ये दिखाना है कि जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है। जब तक लड़कों को ये एहसास नहीं होगा तब तक शायद से वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो यहाँ पे दायित्व वुमेन एम्पावरमेंट का ज्यादा लड़कों पे या पुरुष समाज पे ज्यादा आता है कि उनको अपनी बेटियों को, बहनों को, बीबियों को अपने साथ लेके चलना है। उनको ये समझ आना है जो हम कर सकते हैं वो ये भी कर सकती है। तो वो एजुकेशन जो है वो हमारे स्कूल से शुरू होनी चाहिए, और जो आज नहीं है। आज हम कहते तो हैं कि कोएड स्कूल्स हैं या क्या कहते हैं हम लोग स्कूल्स में ये चीज, बट स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता ये सब चीजें। ये चीजें हमें स्कूल्स में पढ़ानी पड़ेंगी कि सब बराबर हैं। हम अभी ये कहते हैं अलग कर दो भाई, लड़कों को अलग कर दो, लड़कियों को अलग कर दो। वो एक लेवल तक ठीक है कि अलग अलग रखो, ताकि दोनों का कंपटीशन डिफरेंट हो, लेवल ऑफ कंपटीशन है, या फिजिक्स, क्योंकि हम कहते हैं फिजिकल डिफरेंसेस हैं जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, फिजिकल डिफरेंसेस को, वो है। तो बट उसके अलावा हमें उनकी मानसिकता को ये बढ़ावा देना चाहिए कि मानसिकता में कोई डिफरेंस नहीं है। आप लोग जो मेंटली एक लड़का कर सकता है वही मेंटली एक लड़की कर सकती है, वो उससे ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा काम कर सकती है। तो वो चीज है जो हम अपने एजुकेशन सिस्टम में चेंज लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन का तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ पे भी ऐसे लिटरेसी नहीं है, जहाँ पे भी पढ़ाई, लोग पढ़े लिखे नहीं है, वहाँ पे शायद से डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा होता है। वहाँ पे छोटी उम्र में शादियां हो जाती हैं, जब तक लड़की इतनी परिपक्व नहीं हुई होती है, उसकी शादी हो गई है, वो क्या कर सकती है, उसको समझ ही नहीं होती है। बट हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं अब तो ये शादी हो गई, अब तो ये सारी जिम्मेदारियां संभाल लेगी। तो वो सब चीजें एजुकेशन से चेंज हो सकती है। तो नीलिमा जी, बहुत सारे हमारे जैसे है कि समय हमारा बीतता जा रहा है और डिस्कशन में ये वाला पता ही नहीं लगा कि समय है। तो एक आखिरी प्रश्न, क्योंकि हमारे पास कुछ दो चार सवाल भी आए हुए हैं, हमारे ऑडियंस ने भेजे हैं कि ये वाले सवाल आपसे पूछें। लेकिन ये एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि महिलाओं को कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो पूरी तरह डिपेंडेंट है हस्बैंड पे, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। तो कई बार मेजोरिटी ऑफ द केसेस में वो अगर सपोज वो सफर करती हैं कि अगर, क्योंकि खाना पीना तो है, ब्रेड बटर अर्निंग सब चीजें तो है ही हैं, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए, तो उस पर वो पूरी तरह निर्भर हैं। तो वो जो इकोनॉमिक फ्रीडम जो है, वो महिला के पास अगर इकोनॉमिक फ्रीडम हो, तो एटलीस्ट मैं ये नहीं कहता कि उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, बल्कि उसमें एक वही है कि साइड बाय साइड वो इकोनॉमिक फ्रीडम है, तो एटलीस्ट वो, पहली बात तो इकोनॉमिक फ्रीडम होने से वो कंट्रीब्यूट कर रही है प्रोडक्टिविटी में, घर की प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर रही है। और दूसरा, कुछ ऐसी स्थिति में
जहां पे जो है अगर कन्फ्लिक्ट आ ही जाता है तो एटलीस्ट जो है उसको ये ना रहे कि अब मुझे मजबूरी में यहाँ रहना है। तो इकोनॉमिक फ्रीडम कैसे ली जा सकती है, और उसके लिए जो है महिलाओं के लिए कैसे वो इकोनॉमिक फ्रीडम ले सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए, फिर हम कुछ सवाल लेंगे। जी बिल्कुल। इकोनॉमिक फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बोला था कि फाइनेंशियल फ्रीडम जो जिसको हम बोलेंगे वो होनी चाहिए पहले तो। फिर वहीं पे जाऊंगी कि पति को ये समझना चाहिए कि पत्नी अगर आई है घर में और वो कमा नहीं रही है बट वो फिर भी कंट्रीब्यूट कर रही है, अगर वो घर में खाना भी बना रही है तो वो आपके मेड के कितने पैसे, खाना बनाने वाली अगर आप आज की डेट में रखेंगे अपने घर में तो वो कितने पैसे ले लेती है, तो वो पैसा बच रहा है आपका। अगर आप केयर गिवर रखेंगे घर में तो वो कितना पैसा बच रहा है। एक हाउसवाइफ को आप कम तक क्यों समझ रहे हैं? बट चलिए हम उस दिशा में नहीं जाते कि हम हमेशा हम हाउसवाइफ को कमतर समझते हैं जो एक कमाने वाली महिला से। तो ये नहीं समझना चाहिए, पहली चीज तो ये, क्योंकि वो उतना ही इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही है पति की कमाई में। बट अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें तो इवन एक हाउसवाइफ आज की डेट में जब हम सब ऑनलाइन हैं, आप देखिए, आप अपने घर में बैठे हैं, मैं अपने घर में बैठी हूँ, हम यहाँ पे कनेक्टेड हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम जहाँ पे हम थोड़ा ही सही हम ऑनलाइन कुछ काम करके कमा सकते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। महिलाएं आज की डेट में ऐसा नहीं कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं तो वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, वो कमा सकती हैं घर में बैठे हुए भी। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो महिलाओं को देखना चाहिए कि आपको घर से बाहर निकल, चलिए ठीक है मान लेते हैं कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि आप घर से बाहर जाके नौकरी नहीं कर सकते, तो अपने लिए ऐसे एवेन्यूज ढूंढिए, ऐसे तरीके ढूंढिए जिससे आप घर पे रह के कुछ कमा सकें। बिल्कुल ही अपने पति पे निर्भर ना रहें। मैं ये बहुत ही मतलब शायद से कुछ लोगों को ये बात बुरी भी लगे मेरी, बट मैं ये जरूर कहूंगी कि अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे आपको ये समझना है कि वो पैसा सिर्फ क्या कहते हैं आपके लिए नहीं है, हो सकता है कल को आप ही के फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाए जहां पे आपको वो पैसा देना पड़े, कंट्रीब्यूट करना पड़े, तो आप वो पैसा वहां पे आपको भी एक तसल्ली होगी कि मैंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो कुछ भी बहुत सारे एवेन्यूज हैं ऑनलाइन जो आप जहाँ पे आप कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा सैलरी मिलेगी, आप लाखों में कमाने लगोगे, नहीं। आप चाहे कुछ 5,000, 10,000, 20,000, कुछ तो आपके पास होगा। आप अपने खर्चे के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। कल को आपको अपने पे कुछ खर्च करना है, आपको ये एक साड़ी पसंद आ गई, आपको खरीदनी है, तो आपको अपने पति को नहीं बोलना पड़ेगा मुझे पैसे दे दो। तो वहां पे एक महिला को ये देखना चाहिए कि वो क्या कर सकती है। और मैं यहाँ पे ये भी कहूंगी क्योंकि हम लोगों ने ना ये मानसिकता बना रखी, जो कपड़े सिलता है वो छोटा इंसान है, जो घर का काम करता है वो छोटा है, या जो ट्यूशन पढ़ा रहा है वो छोटा है। जो ट्यूशन पढ़ा रहा है वो मेरी जैसी महिलाएं जो काम करती हैं उनको कितना सपोर्ट कर रहा है वो मुझे पता है। जो जो लेडी का कपड़े सिल रही है वो मुझे कितना सपोर्ट कर रही है वो मुझे पता है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को टाइम शायद से टाइम निकाल के नहीं पढ़ा सकूं रेगुलरली, ठीक है वीकेंड्स पे पढ़ा देती हूँ। रेगुलरली रोज की मैं 2-2 3-3 घंटे नहीं निकाल सकती उसके लिए, तो वो ट्यूशन पढ़ाने वाली दीदी या आंटी मेरी हेल्प कर रही है, बस साथ में अपना कुछ कमा भी रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप घर से निकले बगैर ये सब कर सकती हैं। ऑनलाइन आप ट्यूशंस लीजिए, आजकल तो ऑनलाइन आप ट्यूशंस लेते हैं, डांस सिखाइए। कोई भी काम, कोई भी काम छोटा नहीं है। ये दूसरा एस्पेक्ट है, पहला कि अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कीजिए जो आप काम कर सकती हैं, और दूसरा ये सोच अपनी दिमाग से निकाल दीजिए कि ये काम छोटा है मैं क्यों करूं। जो काम आप कर सकती हैं अच्छे से कर सकती हैं, आप पैशनेट हैं, आप ड्राइंग अच्छी बनाती हैं, आप अपनी अच्छी ड्राइंग्स बना के ऑनलाइन सेल कीजिए। कोई भी काम छोटा नहीं है, जस्ट आपको जरूरत है सिर्फ इसको दूसरे नजरिए से देखने की, कि आप इसको करके कुछ पैसा अपने लिए जोड़ सकती हैं जो आपके और आपके परिवार के मुसीबत के समय शायद से आपके काम।
तो ठीक है, ये प्रतिमा जी, आज जैसे। तो जैसे आपने बताया कि आज की डेट में वैसे ही ऑनलाइन हो गया है। और ऑनलाइन होने में आप जैसे अपने अपने घर बैठ के, तो चाहे जैसे अगर बच्चे 2 4 5 साल तक तो चलो ठीक है कि मैक्सिमम टाइम बच्चों को देना है, लेकिन जैसे ही बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए तो स्कूल जाते हैं तो उसमें आपको 4 5 6 घंटे मिल जाते हैं। तो अपने टाइम को ऐसे मैनेज किया जाए, अगर आप घंटा 2 घंटे भी कुछ अपना पैशन, अपनी हॉबी या अपना रिक्रिएशन या अर्निंग के लिए अगर कुछ कर लेते हैं, तो उसी में स्लो एंड स्टडी थोड़ा 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 करके ही आपके जी जेब में जब एक इकोनॉमिक फ्रीडम का एहसास होता है, जैसे बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक साड़ी खरीदनी है तो ये मांगने नहीं है कि ये मुझे साड़ी खरीदनी है। तो वो छोटे मोटे एक्सपेंडिचर हैं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है हस्बैंड के लिए इंपॉर्टेंट हो ना हो, तो वो इकोनॉमिक फ्रीडम वैसे भी जरूरी है। तो वो जो है इकोनॉमिक फ्रीडम ले सकते हैं। तो नीलिमा जी, कुछ सवाल हैं मैं लूंगा कि एक सरिता जी हैं जो खुद एक पेशे से वकील हैं। तो उनका एक सवाल है कि आपके हिसाब से महिलाएं अपने आत्मविश्वास और सफलता के लिए किन कदमों को उठाकर घर और कार्य क्षेत्र दोनों को प्रभावी बना सकती हैं? जी बिल्कुल। आत्मविश्वास बहुत ही जरूरी चीज है। आत्मविश्वास का मतलब, जो मैं बार बार बोलती भी हूँ, कि आत्मविश्वास का ये मतलब नहीं है कि मैं जहां पे हूं तो मैं बेस्ट हूँ। आत्मविश्वास का मतलब ये है कि मैं अगर कहीं जा रही हूं तो मैं जो मैं हूं मैं अपने आप को लेके जा रही हूँ, और जहां मैं जा रही हूँ मैं वहां से कुछ सीख के आऊंगी। मैं किसी से बढ़ के नहीं हूं तो मैं किसी से कमतर भी नहीं हूं। तो ये अगर आप अपने अ, एक महिला अपने दिमाग में रख ले कि मैं किसी से कमतर नहीं हूं, तो वो अपने प्रोफेशनल पर्सनल जीवन में बहुत आगे तक जा सकती है। दूसरी चीज, उस आत्मविश्वास को लेकर जो डिसीजंस वो लेती है, क्योंकि हमेशा एक महिला जब डिसीजन, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ महिला, इवन पुरुष भी जब डिसीजंस लेते हैं तो काफी हद तक अपने परिवार को अपने दिमाग में रख के डिसीजंस लेते हैं। तो जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हम उस हमेशा उसको अपने परिवार के सत्य पे ही रख के वो डिसीजन लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये हमारे परिवार के लिए अच्छा होगा। तो वो जो हम डिसीजन लेंगे, वो जो हम आत्मविश्वास से बड़ा डिसीजन लेंगे, तो वो हम आगे उसको सही से इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। हम कहते हैं कि हमें अभी जॉब स्विच करनी है, आत्म कॉन्फिडेंस से कहेंगे हाँ मुझे जॉब स्विच करनी है, तो हम एक तो जॉब स्विच करेंगे, और हम बेटर जॉब भी हमें मिलेगी जो हमारे परिवार के लिए शायद से अच्छा होगा, क्योंकि अर्निंग ज्यादा आएगी। या हम ये कहते हैं कि हमें अपने परिवार के लिए एक डिसीजन लेना है कि मुझे मेड रखनी है, फुल डे मेड रखनी है, या सफाई करने के लिए काम वाली रखनी है, या मुझे ये काम करना है। जब भी मैं ये डिसीजन लूंगी, वो डिसीजन मैं आत्मविश्वास से लूंगी तो मैं उसको सही भी कर पाऊंगी। बट अगर मैं वो डिसीजन डर डर के लूंगी, पता नहीं यार क्या होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगी, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊंगी, तो वो अगर हम अपने डर को अपने दिमाग से निकाल के आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे तो हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो वो पहला कदम जो है वो आत्मविश्वास से लीजिए। मैं सभी महिलाओं को ये बोलती हूँ कि आप जो हैं, आप सही हैं। आप अपना जो डिसीजन ले रही है वो आप अपने परिवार को और अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ले रही हैं। तो आप ये सोचिए, ये मत सोचिए कि दूसरे क्या कहेंगे या दूसरे क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी की स्थिति अलग है, मेरी स्थिति अलग है, आपकी स्थिति अलग है। तो हर कोई अपनी स्थिति के हिसाब से डिसीजन ले रहा है। तो आप अपने डिसीजन पे विश्वास रखिए और उसके अकॉर्डिंगली चलते जाइए आगे, सक्सेस आपको मिलेगी। बहुत खूब। एक सवाल है, शाइस्ता खान, वो लेखक हैं, और उनका सवाल है कि कुछ महिलाएं अपने आत्मसम्मान को त्याग कर सामाजिक अपेक्षाओं का पालन करने में ज्यादा सहजता महसूस करती हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि आसान होता है। मैं सीधी सी बात बोलूंगी, अगर मुझे अ, एक काम करने के लिए दे दिया जाए जो आसान है, जिसके लिए मुझे वाहवाही भी मिल रही है, तो मैं वो करना ज्यादा पसंद करूंगी। ये हमारा मतलब हमारा हम लोग तो डेवलप्ड ऐसे हुए हैं, हमारा ब्रेन इसी तरीके का बना हुआ है। तो हमेशा सामाजिक अपेक्षाएं, जैसे हम कहते हैं कि औरतों से एक्सपेक्टेड है कि वो घर में काम करेंगी। तो अगर हम फीमेल्स वो काम कर रही हैं, शादी करके आई घर का काम कर रही हैं, बच्चे पाल रही हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो
उनको, अरे क्या बहू मिली है तुम्हें, तो घर का सारा काम कर रही है, कैसी ऐसी बीवी तो सबको मिलनी चाहिए, तुम्हारी तो सेवा ही सेवा हो रही है, तुम्हें तो खड़े भी नहीं होने दे रही है। बीवी को तारीफ भी मिल रही है, बहू को तारीफ भी मिल रही है, और ठीक है, घर से बाहर लड़ना नहीं पड़ रहा किसी से। अब मुझे नौकरी करने जाना है तो मुझे लड़ना भी पड़ेगा, सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा शायद से, क्योंकि मुझे घर का काम भी करना है और ऑफिस भी टाइम से पहुंचना है। तो हमारे लिए आसान हो जाता है, तो हम वही काम करना पसंद करते हैं जो आसान हो। तो यहाँ पे मैं कहूंगी कई बार हमें डिसीजंस, हाँ ये बहुत ही हुआ है कि जब हम कोई भी फैसला लेते हैं या तो वो आसान होता है या तो वो सही होता है, बहुत खूब, और बहुत कोई ऑप्शन नहीं है। तो खूब। आप सही डिसीजन लीजिए, ठीक, अब वो आसान है या मुश्किल है वो आप पे डिपेंड करता है, तो उसको सही पे आप फोकस। आसान बना सकते हैं, आप उसको आसान बना सकते हैं। हाँ, सही पे फोकस करें कि आपका जो है, आप सही डिसीजन लीजिए, तो वो फिर आपका मुश्किल है या आसान है, और मुश्किल भी है तो वो आसान बन जाएगा। रंगा जी। बहुत खूब। एक सवाल है डॉक्टर कुंजम पूजा का, जो जिन्होंने एक बुक भी लिखी है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। तो उनका सवाल है, आपके अनुसार एक महिला कैसे दूसरों के सपनों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकती है? बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी भी है, मैं कहूंगी कि हर एक महिला ही एक दूसरी महिला को सपोर्ट कर सकती है सबसे ज्यादा, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है। तो एक एक रीजन ये भी है कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुषों को लगा कि 50% ऑफ कंपटीशन तो खत्म ही हो गया ना, महिलाओं को घर बिठा दिया, ठीक है, उन्होंने अपना कंपटीशन खत्म किया। और ये स्वाभाविक है, अगर मेरे को भी कल को कोई कंपटीशन लगेगा, चाहे वो आदमी है औरत है, मैं तो सबसे पहले उस कंपटीशन को साइड करूंगी ना। तो आदमियों ने भी वही किया, उन्होंने 50% कंपटीशन को घर में बिठा दिया। तो अब हम महिलाओं के पास दो चीजें हैं, हम महिलाओं के पास एक कंपटीशन है कि हमें उस पुरुषों से compete करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे एस्टैब्लिश है। एक तो हमें उनसे compete करना है, और साथ के साथ अगर जैसे मैं हमेशा मैंने शायद से आपको पहले भी एक उदाहरण दिया है कि अगर एक बोर्ड रूम में 10 कुर्सियां हैं और 10 कुर्सियों में से 9 कुर्सियों पे आदमी बैठे हुए हैं और एक कुर्सी पे महिला है, तो कई बार हमें ऐसा लगने लगता है जैसे फीमेल, अगर मुझे वो कुर्सी चाहिए, अगर मुझे उस बोर्ड रूम में जाना है तो मैं सिर्फ उस फीमेल के साथ कॉम्पीट करूं। बट वहां पे हमें चेंज करना है, चेंज क्या करना है कि उस महिला को चाहिए जो उस कुर्सी पे बैठी है, उसको मुझे अपना कंपटीशन नहीं मानना है, उसको ये कहना है कि मैं यहाँ पे इस तरीके का माहौल क्रिएट करूं कि यहाँ पे 11वीं कुर्सी लग सके। जो भी महिला उसको डिजर्व करती है वो आके उस पे बैठे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई भी आके उस पे बैठ जाए, मैं ये कह रही हूँ कि जो भी महिला उसे डिजर्व करती है, जो उसके लिए काम करती है, बट वो जो महिला वहां बोर्ड रूम में बैठी है, जो उस 10वीं कुर्सी पे बैठी है, उसका काम है ये करना कि यहाँ पे 11वीं कुर्सी लग सके। और जैसे ही वो 11वीं कुर्सी लगेगी, बहुत सारी महिलाएं हैं जो शायद से वो बोर्ड रूम के सपने देख रही है, जो अभी तक उस महिला को अपना कंपटीशन मान रही थी, अब उसके पास वो महिला कंपटीशन नहीं रही, उसको वो महिला का सपोर्ट मिल गया। तो महिलाओं को चाहिए कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करे, वो खुद तो अपने लिए जगह बनाए ही, साथ में दूसरी महिला के लिए भी जगह बनाए कि वो आगे बढ़ सके। और जैसे ही हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे से अपनी कहानी कहेंगे, एक दूसरे को बताएंगे कि ये ऐसे कर सकते हैं, तो आप देखिए बहुत बड़ा चेंज हमारी सोसाइटी में आएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। नीलिमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो है अपना कीमती समय दिया, और मैं तो दर्शकों को बोलूंगा कि जो भी हमने महिला सशक्तिकरण के बारे में या वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जो नीलिमा जी ने जो सुझाव दिए, उन सुझाव में जितना भी अगर देखा जाए तो उसका अगर मैं निचोड़ निकालूं, मैं खुद पर्सनल तौर पे, तो उसका निचोड़ यही है कि आप जो है उसकी शुरुआत घर से होती है। घर इज द जी। जो आपका जो स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट घर है। और घर में जब एक बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, तो जब वो पैदा होता है तो तब से ही हमारी जो है एज ए पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम उनको कैसे ग्रूम करें, किस तरह से हम जो है दोनों काम,
अगर एक काम अगर लड़की कर रही है तो वो काम लड़का भी करे, और जो काम लड़का कर रहा है वो लड़की भी करे। फिर उसमें से उसकी जो है खूबियां नजर आएंगी, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो आपकी नजर आएंगी, तो उस स्ट्रेंथ के हिसाब से वो अपना कर लेंगे। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होगा कि ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता। जैसे छोटे छोटे काम है, चाय बनाना, खाना बनाना, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये तो कम से कम किए जा सकते हैं। मुझे जब अपना एग्जाम्पल याद आता है, तो शुरुआत में मैं जब बाहर पोस्टिंग हुई थी, तो मुझे जब वहां मिलता नहीं था कुछ खाने पीने के लिए, तो मैं खुद वहां पे जो है, मैं यहाँ से जो है, यहाँ से घर से फार्मूले लेके गया था कि अगर चावल बनाने हैं तो एक सीटी में बनेंगे, मूंग की दाल बनानी है तो एक सीटी में बनेगी, अगर ये ऐसे सब्जी, ड्राई सब्जी बनानी है तो ये है। तो वो फार्मूले लेके गया, तो जब मैंने उन फार्मूले पे बात किया, तो मैं कोई भी रोटी सब्जी खाना, ऑमलेट चाय, ये सब चीजें जो है आराम से बना लेता हूँ। लेकिन वो अगर हम शुरुआत से ही उसकी शुरुआत करते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो नीलिमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन में, पॉडकास्ट में दिया, और हमारे श्रोताओं को भी आपने प्रेरित किया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें एक दो पांच नहीं, बल्कि सैकड़ों हजारों लोग प्रभावित होंगे, खाली महिलाएं ही नहीं, मुझे लगता है कि पुरुष भी इस पे बहुत सारा प्रभावित होंगे। तो आपने जो है इस दिशा में जो सराहनीय काम कर रहे हैं, तो वो काम की हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा। और आशा करती हूँ कि लोगों तक मेरी बात पहुंचे। यही एक माध्यम है, इंटरनेट। तो इसके थ्रू मैं अपनी आवाज आगे तक पहुंचाना चाहती हूँ। और धन्यवाद आपका कि आपने इस ऐसा एक मुद्दा चुना जो जिस पे मैं बहुत जिस पे जो मेरे दिल के बहुत करीब है। धन्यवाद आपका भी मुझे ये मौका देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।